हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश के बीच का पहला टी20 मैच जो होने वाला है 16 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो इस मैच के लिए जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा सुबह, तो अलार्म लगा के सोइएगा, बैकअप रख के सोइएगा। ड्रीम 11 पे अगर आप खेलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। बात कर ले मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है आरनास वेले ग्राउंड में। और यहाँ पे जो पिच रहती है वो बेसिकली ड्रायर साइड पे रहती है। बैटिंग उतना ज़्यादा आसान नहीं रहता है, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे बैटिंग और भी डिफिकल्ट होता जाता है। और स्पिनर्स ज़्यादातर इस सरफेस पे अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो अभी क्योंकि ये पहला मैच होगा इस सरफेस पे, तो फ्रेश विकेट बना होगा, अच्छे से वाटर किया होगा, अच्छे से रोल किया होगा, तो इनिशियली ना बैटिंग अच्छी होगी। सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा स्लो खेलेगा। और जो यहाँ पे टेक्निक वाइज बैटर होते हैं ना, वो ही ज़्यादा चलते हैं, बाकी बैटर्स को खेलने में दिक्कत होती है। बात कर ले अगर प्रीवियस स्कोर्स की, जो थर्ड लास्ट मैच है उसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 106 रन। वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई 85 रन पे सेकेंड इनिंग्स में चेस करते हुए। और पेस को उस मैच में 10 विकेट, स्पिन को 8 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, वहां अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने आती है, 148 रन मारती है 6 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया 127 रन पे ऑल आउट हो जाती है चेस करते हुए। उस मैच में पेस को 12 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सेकेंड इनिंग्स में चेस करते हुए 127 रन पे आउट हो जा रही है, तो डिफिकल्ट सरफेस होगा बैटिंग करने के लिए सेकेंड इनिंग्स में। फिर आते हैं थर्ड मैच की तरफ, वहां अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 115 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और बांग्लादेश चेस करने आती है और 105 रन पे आउट हो जाती है। इस मैच में पेस को 8, स्पिन को 7 विकेट मिले थे। तो फिर से इस मैच में ये दिख रहा है कि यहाँ पे लो स्कोर्स भी डिफेंड होते हैं। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 120 से 140 के बीच में होना चाहिए। बात कर ले अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीमों ने टोटल 16 मैचेस खेले हुए हैं। बांग्लादेश ने 5 मैचेस जीते हुए हैं और वेस्ट इंडीज ने 9 मैचेस जीते हुए हैं। 2 मैचेस में कोई भी रिजल्ट नहीं रहा है। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो वेस्ट इंडीज 1 मैच जीत के आ रही है, वहीं बांग्लादेश पांचों मैचेस हार के आ रही है टी20 के अपने। और इस साल ना बांग्लादेश का जो टी20 रिकॉर्ड रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट इंडीज ही ये मैच जीतनी चाहिए, वो भी अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी, तो क्लियर फेवरेट्स वही रहेंगे। बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग 11 की, तो ब्रेंडन किंग ओपन करेंगे एविन लुइस के साथ, फिर आनी चाहिए जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, रॉस्टन चेज, रॉबमैन पावेल, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ और ओबिड मैकॉय। यहाँ पे अगर बात करें ओवर डिविजन्स की, तो देखिए ये जो 5 बॉलर्स हैं, इनके मेन बॉलर्स ओबिड मैकॉय, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन और रोमारियो शेफर्ड, यही 5 अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। लेकिन अगर इनमें से किसी के भी ओवर्स कटते हैं और सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो उस केस में रॉस्टन चेज भी आपको 2 ओवर्स के करीब डालते हुए दिख सकते हैं। और अगर पिच में टर्न ज़्यादा रहा ना, तो उस केस में रॉस्टन चेज अपने पूरे ओवर करेंगे। फिर पेसर्स में से किसी के ज़्यादा ओवर्स कटने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बात करें डेथ ओवर्स की, तो अल्जारी जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड डेथ में करने चाहिए। बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो ब्रेंडन किंग 60 मैचेस के 58 इनिंग्स में 1490 रन है, 28 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, और स्लो विकेट्स पे ना ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आराम से आप इनको छोड़ के चल सकते हैं, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ये स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं एविन लुइस, तो 61 मैचेस की 60 इनिंग्स में 1643 रन है, 29 का एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और बैटिंग विकेट पे ना इन्होंने जब से कमबैक करा है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत यही है कि पिच अगर ड्रायर साइड पे होगा, तो वहाँ पे इनको भी दिक्कत होती है, और बांग्लादेश के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो वो परेशान कर सकते हैं। इसलिए एवरेज ही पिक रहेंगे ये स्मॉल लीग में, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं जॉनसन चार्ल्स, तो 57 मैचेस की 56 इनिंग्स में 1302 रन है, 23 का एवरेज। फॉर्म इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अभी टी20 में काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, और अब ना ये टेम्परामेंट भी दिखा रहे हैं। मतलब पहले क्या करते थे, सिर्फ हिटिंग करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जो अच्छी बॉल्स है ना, वो उनको रोक के खेल रहे हैं और धीमे धीमे गेम बढ़ा रहे हैं और खराब बॉल्स को हिट कर रहे हैं।
तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं निकोलस पूरन, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट में ना अगर सबसे क्लीनेस्ट हिटर की बात करी जाए ना तो ये मुझे उनमें से एक लगते हैं। और कीपिंग का बैकअप रहेगा, साथ ही साथ स्लो पिचेस पे भी अच्छी बैटिंग ये करके जाएंगे, आराम से आप इनको लेके चल सकते हैं। एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे स्मॉल लीग में। फिर आते हैं रोस्टन चेज, तो 29 मैचेस की 21 इनिंग्स में 371 रन है, 24 का एवरेज, 19 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो बैटिंग से उतना अच्छा चल नहीं रहा है, लगातार फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं। बॉलिंग से ये 2 से 3 ओवर्स करने चाहिए सामने लेफ्ट हैंडर्स को, लेकिन अब दिक्कत इनके साथ ये बैटिंग में आ जाता है कि अगर वेस्टइंडीज का टॉप ऑर्डर टिक जाता है ना, उस केस में फिर इनका डिमोशन होने लगता है। इनके ऊपर रोमारियो शेफर्ड, रॉबमन पॉवेल, ये सारे लोग प्रमोट होने लगते हैं और वहां पे फिर ये अच्छे पिक नहीं रहते हैं। लेकिन क्योंकि स्लो विकेट है तो आप मान के चलिए कि जो वेस्टइंडीज का टॉप ऑर्डर है वो भी स्ट्रगल करेगा, तो उस हिसाब से इनकी बैटिंग आनी चाहिए और बॉलिंग में भी 2-3 ओवर्स करेंगे, तो एक अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से भी, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं रॉबमन पॉवेल, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है बैटिंग से। लास्ट के 5 मैचेस में अगर आप स्कोर देखेंगे ना तो 43, 54 और 38 का स्कोर आया है और स्लो विकेट्स पे भी ये अच्छा खेल के जा रहे हैं। आप चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं, लेकिन बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आता है, इसलिए अभी मैं इनको कवर करके नहीं चल रहा हूँ। फिर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, तो अभी वनडे सीरीज में काफी अच्छे फॉर्म में थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, अब T20 में भी कमाल दिखा सकते हैं। एक तो हिटिंग कर लेते हैं, उस वजह से इनका प्रमोशन भी हो जाता है, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे, तो वहां विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये, एक अच्छे वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए, आराम से इनको टीम में लेके चलिए। फिर आते हैं गुडाकेश मोती, तो 26 मैचेस में 28 विकेट से रखे हैं और ऐसी पिचेस पे ना जहां पे टर्न है, स्लोनेस है, पिच में ड्राइनेस है, ये आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे इवन इन स्मॉल लीग। तो आप इनको जरूर से कवर करके चलिए और आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में भी इनको रख के चल सकते हैं। फिर आते हैं ओबिड मैकॉय, तो 39 मैचेस में 49 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लास्ट के 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस से विकेट लेस गए हैं, तो फॉर्म वाइज मैं बोलूंगा कि इतने अच्छे पिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सरफेस वाइज ना तो इनकी स्लोअर वंस कटर्स वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और इस सरफेस पे ऐसी बॉल्स पे विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे और यही इनकी स्पेशलिटी है, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। उस केस में जब वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग कर रहा हो, उस केस में आपके लिए ये मैंडेटरी पिक रहेंगे। सेकंड बॉलिंग के केस में भी आप इनको टीम में रख के चल सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, तो 35 मैचेस में 52 विकेट ले रखे हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे ये भी। बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रहे थे वनडे सीरीज में भी, उसके बाद यहाँ पे भी डेथ में बॉलिंग डालनी चाहिए, इनिशियल ओवर्स में सी मूवमेंट भी करा लेते हैं और यॉर्कर्स वगैरह का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पेस जनरेट कर लेते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये भी, आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अकील हुसैन, तो 65 मैचेस में 57 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें इनका तो इनका भी फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लास्ट के 5 मैच में से 3 में जिनमें इन्होंने बॉलिंग करी है उसमें विकेट्स नहीं मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पिच स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा है इसलिए आप इनको टीम में लेके चल सकते हैं। इस साल अगर पावर प्ले में हम विकेट टेकर्स की बात करें ना तो ये वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में आते हैं पावर प्ले में, और वहीं पे मोस्टली ये बॉलिंग करते हैं, तो वहां पे विकेट लेने के चांसेस बनेंगे क्योंकि सरफेस में स्लोनेस शुरू से ही रहेगा। तो पिच वाइज ये अच्छे ऑप्शन रहते हैं स्मॉल लीग में, आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेइंग 11 की, तो तांजिद हसन ओपन करेंगे लिटन दास के साथ, फिर आएंगे सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, आफिफ हुसैन, जेकर अली, रिशाद हुसैन, माहिदी हसन, तांजिम हसन शकीब, तास्किन अहमद और हसन महमूद। अब यहाँ पे अगर ओवर डिविजन्स की बात करें ना तो एक तो बांग्लादेश के पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं और साथ ही साथ स्पिनर्स भी खेल रहे हैं, इस वजह से तो हो सकता है किसी भी पेसर के ओवर्स कट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉल बहुत ज़्यादा टर्न करा उस केस में मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन और महदी हसन ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे। उसके बाद तानजीम हसन शकीब और तास्किन अहमद करेंगे, उस केस में हसन महमूद के खाते में 1 से 2 ओवर्स ही जाने चाहिए। अगर पिच अच्छा खेलता है उस केस में फिर आप स्पिनर्स के एक आध ओवर्स करते हुए देख सकते हैं और उस केस में फिर हसन महमूद 3 ओवर्स के करीब करने चाहिए। बात करेंगे डेथ ओवर्स की तो तांजिम हसन शकीब और तास्किन अहमद डेथ करने चाहिए। बात कर लेते हैं बांग्लादेश टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो तांजिद हसन अभी रीसेंट ओडीआई सीरीज में अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन कंसिस्टेंसी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क इनकी रहेगा। वहां पे भले ही एक एक 81 रन का नॉक मार के आ रहे थे, फिर एक 46 रन का नॉक मार के आ रहे थे,
लगातार, लेकिन फिलहाल मैं इनकी कंसिस्टेंसी पे अभी भी इतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ। तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे और पिच स्लोअर साइड पे भी है, तो वहाँ पे इनके चलने के चांसेस और कम होंगे। तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आराम से आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। जाते हैं लिट्टन दास, तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है और स्लो पिचेस पे ये उतने अच्छे पिक नहीं होते हैं और फिर फॉर्म का भी इफ़ेक्ट होगा, तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। आप इनको आराम से छोड़ के चलिए, ग्रैंड लीग में एज़ अ ट्रम्प कार्ड ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं सौम्या सरकार, तो स्लो पिचेस के ये भी अच्छे प्लेयर नहीं है और अब बॉलिंग क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं बांग्लादेश के पास, तो फिर ये उतने बॉलिंग भी नहीं डालने के चांसेस रहेंगे इनके, एक आध ओवर शायद ही मिल पाए, इसलिए स्मॉल लीग के हिसाब से ये अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। आराम से आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। फिर आते हैं मेहदी हसन मिराज, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे। एक तो स्पिन को सपोर्ट कर रहा है सरफेस, तो वहाँ पे अपने पूरे ओवर्स डालने चाहिए, साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप देंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं आफिफ हुसैन, तो प्लेयर अच्छे हैं ये, लेकिन कंसिस्टेंसी का इनका भी चक्कर रहता है। अगर आप लास्ट के कुछ मैचेस देखें ना, तो कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी परफॉर्मेंस में, तो फिलहाल इतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिए। फिर आते हैं जेकर अली, तो अभी जो टेस्ट सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहां इंप्रेस करा, वनडे सीरीज में अच्छे नॉक्स खेले हैं और अब बारी है टी20 की। देखते हैं यहाँ पे कैसा करते हैं। बस इनके साथ दिक्कत यही है कि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, इस वजह से स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड ना आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, तो ये आपके लिए एज अ ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। फिर आते हैं रिशाद हुसैन, तो 27 मैचेस में 32 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है और क्योंकि पिच से सपोर्ट मिलेगा, इस वजह से इनको आराम से आप कवर करके चलिए, बैटिंग का बैकअप देंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं मादी हसन, तो 51 मैचेस में 38 विकेट ले रखे हैं। ये लाइन लेंथ ना बहुत ही एक्यूरेट रखते हैं, विकेट टू विकेट लाइन लेंथ रखते हैं और वहाँ पे फिर वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को परेशानी हो सकती है। उसके साथ साथ बैटिंग का भी ये बैकअप देंगे, तो स्मॉल लीग में ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं तास्किन अहमद, तो 70 मैचेस में 75 विकेट ले रखे हैं। विकेट चाहे जैसी भी हो, ये हमेशा 1-2 विकेट्स आपको दिला के जाएंगे और अगर बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करता है ना, तो उस केस में तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेथ में बॉलिंग करेंगे और वहाँ विकेट मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। सेकंड इनिंग के केस में भी एक एवरेज ऑप्शन रहते हैं ये, प्रोवाइडेड कि अगर बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करा ना, उस केस में फिर इतना प्रेशर रहेगा नहीं कि ये विकेट्स ले लें। तो फर्स्ट इनिंग्स में मैंडेटरी पिक, सेकंड इनिंग्स में एवरेज पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं तानजिम हसन सकीब, तो 15 मैचेस में 20 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है ना, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। उस केस में आप इनको कवर करके चलिए। सेकंड बॉलिंग के केस में वही फिर केस आता है कि अगर बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करेगा, तो वहाँ पे फिर इनके विकेट लेने के चांसेस उतने रहेंगे नहीं, तो उस केस में अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। तो उस केस में आप बांग्लादेश के ऑलराउंडर्स को ट्राई कर लीजिएगा, जैसे मादी हसन हो गए, रिशाद हुसैन हो गए, जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देके जाएंगे। फिर आते हैं हसन महमूद, तो ओवर्स कटने के सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं के रहेंगे। अगर इनके स्टैट्स की बात करें तो 18 मैचेस में 18 विकेट से रखे हैं। लास्ट के 5 टी20 मैचेस की बात करें तो टोटल 2 ही विकेट आए हुए इनके खाते में और अगर ओवर्स कटते हैं तो फिर ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे। तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए इनको, वहाँ पे ये अच्छे ऑप्शन होंगे। स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। अब बात कर लें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में निकोलस पूरन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। जेकर अली आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से फिलहाल मैं रोमिन पॉवेल को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि और कोई उतना अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। स्लो विकेट रहेगा तो ब्रैंडन किंग के भी चलने के चांसेस थोड़े कम होंगे। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से रोस्टन चेस अच्छे पिक रहेंगे, मादी हसन मिराज अच्छे पिक रहेंगे, रोमारियो शेफर्ड अच्छे पिक रहेंगे। उसके बाद यहाँ से उतना अच्छा ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ सबसे पहले हम स्पिनर्स को चूज कर लेते हैं। तो गुडाकेश मोती मैंडेटरी पिक रहेंगे, अकील हुसैन मैंडेटरी पिक रहेंगे, रिशाद हुसैन मैंडेटरी पिक रहेंगे, महदी हसन मैंडेटरी पिक रहेंगे। नसूम अहमद अगर खेलते हैं तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। अब जो 2 ऑप्शन बचे हैं उसमें मैं अलजारी जोसेफ को कवर करके चल रहा हूँ और तास्किन अहमद को कवर करके चल रहा हूँ। अगर वेस्टइंडीज पहले बॉलिंग करता है उस केस में मैं ओबिड मैकॉय को लेके चलूंगा। बात करें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मेहदी हसन मिराज सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं गुडाकेश मोती के साथ जा रहा हूँ। आप चाहें तो निकोलस पूरन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं। फिलहाल क्योंकि विकेट में थोड़ा स्लोनेस रहेगा, इस वजह से मैं ऐसे स्पिनर्स को प्रेफर कर रहा हूँ जो आपको बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों से बैकअप देके जाएं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।
उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस को देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो उस केस में आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है। और फिर जब आप टीम बनाते हैं ना, तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।